हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आज संडे है, खास तौर पर हम सईद नकवी साहब से बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। और जितनी चीजें हमें सीखने समझने को मिलती हैं उनके लंबे तजुर्बे से, वो बहुत ही अहम है। बहुत लोग, आप लोग सब पसंद कर रहे हैं सईद नकवी साहब को। पिछले कुछ हफ्तों से हर संडे को मैं कोशिश कर रहा हूं कि सईद नकवी साहब से बात हो जाए। आज जिस इशू पर बात करेंगे वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा के मौके पर पंडाल में एक डिसिक्रेशन का वाकया सामने आया कुरान का। उसके बाद वहां हमले हुए और दूसरी तरफ हिंदुओं के हक में भी वहां बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसके अलावा शेख हसीना ने भारत से भी कहा है इस बीच में कि आप भी एहतियात करें पूरी तरह से। भारत में होने वाले वाकयात का असर बांग्लादेश में भी होता है, ये भी बात उन्होंने कही है। इन सारे इश्यूज पर, खास तौर पर वहां के होने वाले इस हंगामे, जो कम्युनल एक तरह से रॉयट्स की शक्ल हो गई, उस पर हम बात करेंगे और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो वाकया है बांग्लादेश का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोगों का वहां कहना है कि 2023 में वहां इलेक्शन भी होने वाले हैं। आप इसको किस तरह से देख? काजमी साहब, बहुत अफसोस है क्योंकि बांग्लादेश को मैं इस बर्रे सगीर में, इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इमोशनली, सोशली और पॉलिटिकली सिक्योर मुल्क मानता हूं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक उसकी वजह क्या है, मैं क्यों मानता हूं और क्यों मेरा अफसोस और जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं वो कर्ब एक है, उसकी बुनियाद क्या है। मैं यहां अपने दफ्तर में जब आके बैठता था, हर साल बहुत से न्यू ईयर कार्ड आते हैं, रख लिए जाते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। एक कार्ड आता था अप्रैल के महीने में, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट थे एक जमाने में, उनके बहुत ही ऑर्नेट खूबसूरत कार्ड होता था। उसमें मैं उसको अलग रख देता था। मैं समझता था ये कोई डॉक्टर साहब की अपनी कोई मतलब की चीज है, कोई उसकी अहमियत मैं नहीं समझा। फिर मैं बांग्लादेश गया। बांग्लादेश में जाके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की वो जो कार्ड हर साल मुझे अप्रैल में भेजते थे, उसकी अहमियत का अंदाजा वहां हुआ। क्यों? वहां एक चीज होती है, उसे हम बनाते हैं पहलो बैसाख, पहला बैसाख का। देखिए, बैसाख पंजाब में भी मनता है, लेकिन उसको बंगाल में अपना वो न्यू ईयर मानते हैं। तो वेस्ट बंगाल में और जो बांग्लादेश है वहां, मैंने देखा कि बंगाल में तो होता है, कलकत्ते में थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन साहब वहां तो एक उसका फैलाव इतना है। अच्छा, दूसरे उनका रहन सहन, उनकी खवातीन साड़ी बांधती हैं वही जैसे हमारे यहाँ की, वो बिंदी लगाती हैं जैसे हमारे यहाँ की, और जो रंगीन कपड़े मर्द पहन के आते हैं। वहां मैदान है ढाके में, वो सब भरा होता है पंडालों से, और एक नाच और गाने। यानी एक जमाने में ढाके में मैंने 900 स्कूल रविंद्र संगीत के, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर का बनाया, इजाद किया हुआ संगीत का सिस्टम है, उसके स्कूल
एक तरफ तो वो है। शाम को अगर आप जाइए किसी भी अच्छे औसत मिडिल क्लास पढ़े लिखे घर में, तो वहां रविंद्र संगीत और नजरुल गीत, काजी नजरुल इस्लाम के लिखे हुए गीत। टैगोर क्योंकि ब्राह्मो समाज से मुतासिर थे, लिहाजा उनके यहाँ भगवान और मूर्ति और पूजा का तस्करा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बांग्लादेश के नेशनल एंथम के कवि टैगोर हैं, यानी वहां का नेशनल एंथम टैगोर का लिखा हुआ है। मगर जो गाने और गीत वहां होते हैं, काजी नजरुल गीत कहते हैं जिन्हें, उनमें साहब ये तांडव, शिव, शक्ति, काली, ये सब सिंबलिज्म जो हैं, जो कि हिंदू मोटिव्स हैं, ठीक है, और इनमें और मजहब में कोई तजाद नहीं है। जैसे इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशियन कल्चर में महाभारत और रामायण उनका कल्चर है, लेकिन उसमें उनकी नमाजों में आपको शायद ये मालूम होगा कि आप यहाँ अजान देते हैं, वहां वो बहुत बड़ा सा नकारा पीटते हैं। कहाँ? इंडोनेशिया में। तो अलग अलग कल्चर्स में जब मजहब समा जाता है तो आपके रिलीजियस रिचुअल्स एक होते हैं, लेकिन आपका कल्चर वो मुतासिर करता है आपके बिहेवियर को। तो बांग्लादेश में ये मुझे एक खूबसूरत बात दिखाई दी। बहुत मजहबी लोग हैं, लेकिन एक स्किज़ोफ्रेनिया यानी एक डिवीजन भी है। एक तो वो लोग हैं जो जो कि इस तरह से पहलो वैसा, और गांव-गांव तक है, ये नहीं कि ढाके के लीड कर रही है, ऐसा नहीं है, ये वहां का कल्चर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन उनकी तारीख में कुछ चीजें और भी हैं जिसमें, देखिए, कल्चर को बढ़ा दीजिए तो एक रुख बनता है बांग्लादेश का, मजहब को बढ़ा दीजिए तो दूसरा रुख होता है। ये एक तजाद और ये एक कॉन्फ्लिक्ट गोया वहां मुस्तकिल रहा है बांग्लादेश के शुरू होने से, वक्त से। जी जी जी। तारीख को अगर आप इजाजत दें काज़मी साहब, तो जरा पीछे ले जाके देखें। जी जी जी। 1947 में हिंदू और सिख, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की किताब है, उसके अलावा भी वो एक भयानक भयानक कत्ल कारतगरी हुई। यहाँ पंजाब के जो मुसलमान थे, अमृतसर का मुसलमान पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान के हिंदू दिल्ली आए और तमाम हिंदुस्तान में चले गए। ये बड़े मजे की बात है कि जो हिंदू था जालंधर का और अमृतसर का, वो पंजाब गया, जो मुसलमान था वो पंजाब गया, लेकिन वहां का जो हिंदू था वो तमाम आया। तराई में अभी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिख, ये सब उस जमाने की। लखनऊ का एक गरम और झाला मार्केट था वहां के, तो यहाँ वो फैला हुआ। जो यहाँ से मुसलमान वहां गए, ये लोग नहीं जानते हैं आमतौर से, उन्होंने देखा कि ये मुल्क वो नहीं है जहां वो रह सकते हैं। 20,000 मुसलमान वापस आया। जब वो वापस आने लगा तो यहाँ एक खलबली मची कि ये क्या है भाई, यहाँ पे उसको कहते थे, जो यहाँ से लोग जो गए थे उसको कहते थे इवैक्यूई प्रॉपर्टी, यानी जो छोड़ के चले गए हैं। और उन वहां के लोगों का दूसरा नाम था, और वो इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते थे। अब ये जब वापस आना शुरू हुए तो एक मसला खड़ा हुआ कि साहब, अगर हम जहां पे हमने किसी को बसा दिया है वो घर उसका है जो वापस आया है, तो क्या होगा? तो इस पे एक, देखिए, ये बहुत राज की बातें हैं, वो टेलीविजन पे नहीं कही जाती। बहरहाल नहीं, ये सुनिए, बड़ा अहम बात है, बांग्लादेश पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं उसी पे आना चाहता। एक परमिट सिस्टम लगाया गया। परमिट सिस्टम के, यानी वहां का हाई कमीशन जो है
हिंदुस्तान का, वो परमिट देगा तब आप वापस आएंगे, आप ऐसे ही नहीं। अब यहाँ पे हुल्लड़ हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हो गए कि साहब 10,000 परमिट अगर आप हर महीने देंगे तो यहाँ तो एक मुसीबत हो जाएगी, कम्युनलिज्म फैलेगा, लोग आके अपने अपने घर मांगेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा देखिए जब परमिट सिस्टम ये हुआ है 19 जुलाई 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ परमिट सिस्टम, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं हमने कुल 2,000 परमिट दिए हैं। तो अब देखिए मैं बांग्लादेश की बात क्या कर रहा हूँ, जब मैंने इस पे स्टडी किया और देखा, अभी मैंने किताब एक देखी बड़ी दिलचस्प इस पे, तो मालूम हुआ कि परमिट सिस्टम पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के लिए तो था, ईस्ट पाकिस्तान के लिए परमिट सिस्टम नहीं लगाया गया। तो वहां परमिट सिस्टम लगा दिया गया, यहां नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? कि यहाँ पे हिंदू, अगर वहां कोई मुसीबत आई तो यहाँ हिंदू फंस जाएगा, क्योंकि परमिट सिस्टम में कोई मजहब का इंडिकेशन नहीं था कि जो भी आना चाहे उसको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन आएगा कौन वहां से? भाई वही जो गया, और जिसका घर यहाँ है उसको वहां नहीं पसंद आया। एक मियाद थी। इधर 20 मिलियन क्यों थे? इसलिए कि 20 मिलियन हिंदू और मुसलमान, अगर आप कभी जाके वहां देखें तो आपको एक दूसरे से बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल लगते थे। यानी क्योंकि कल्चर ट्रम्प करता था मजहबी आइडेंटिटी को, कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जुबान आपकी एक थी, लहजा एक था, कपड़े एक थे, वो तो ये हम लिहाजा 20 मिलियन हिंदू वहां रहता था और पाकिस्तान की तामील के बाद भी वहां रहा। लेकिन एक ये खलिश हमेशा थी कि भाई जब पाकिस्तान टूटा, अब पाकिस्तान के टूटने की तो बांग्लादेश के बनने की तस्वीर में आपको खींचता हूं। मैं साहब उन दिनों में मैं स्टेट्समैन का एक बहुत जूनियर रिपोर्टर था, कोई 20s में मेरी उम्र रही होगी, और मुझसे कहा गया कि भाई ये जंग हो रही तो मैं कवर करना। मुझे हैरत हुई तो मुझसे ये कहा गया कि तुम इसे बांग्लादेश फ्रंट पे नहीं जाओगे। वो क्यों? तुम जाओगे छम वेस्टर्न सेक्टर में, वहां मेजर राम मोहन राव हमारे बाद में दोस्त हो गए, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने, वो एक शैपरॉन करके एक ग्रुप को ले गए छम सेक्टर वेस्ट में, जहां पे एक जंग हुई थी। शक मेरे दिमाग में यह था कि मुझे इधर क्यों नहीं भेजा गया। जब मैं मशकूक हूं तब मुझे मालूम हुआ, मुझे एडिटर ने एक्सप्लेन किया और बात समझ में आ गई। तो कहा कि देखो अगर तुम्हें बांग्लादेश हम भेजते तो वहां इतना गुस्सा था टिक्का खान के जो एग्रेशन हुआ था पाकिस्तानी बांग्लादेशियों के ऊपर, इतना ज्यादा गुस्सा था कि तुमको वो पंजाबी मुसलमान समझ के मार देते। इसलिए तुमको वहां भेजना हमने मुझे समझा, तुमको वहां नहीं भेजा। दूसरे, तुम स्टेट्समैन के दिल्ली के अफसर के दफ्तर में काम करते। स्टेट्समैन दरअसल एक बंगाल का इंस्टीट्यूशन है और वहां के रिपोर्ट हेडक्वार्टर है कलकत्ते में, और वहां के रिपोर्टर्स का इंटरेस्ट बांग्लादेश की जंग में एक प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, एक इंट्रा बंगला झगड़ा है, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ये था। तो लिहाजा तो ये इंट्रा बंगला मामला जो था, मैंने आपको पहले बताया, टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, स्टेट्समैन, रिपोर्टर यहां से नहीं वहां से जाएगा। तो ये एक 1971 में हुआ, शेख मुजीब का मर्डर। लेकिन एक वहां पे कुव्वतें मौजूद थी जो कि रेजिस्ट भी कर रही थी इसको, उसके विभाजन को तोड़ने को। 1975 में शेख मुजीब यानी बंगबंधु जिन्हें वो कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, वो और उनके 12
रिश्तेदार अजीज उन्हीं के घर में जाके गन डाउन कर दिए गए। उन दिनों में शेख हसीना जो थी ये वेस्ट जर्मनी में अपनी छोटी बहन के साथ थी, तो ये बच गई। लेकिन ये मूड था ढाके में। तो जब ये वापस आई तो मिसेस गांधी ने, देखिए यहां किस्सा शुरू होता, इंदिरा गांधी ने इनको यहाँ प्रणब मुखर्जी की मातहत, अब देखिए फिर वही बंगाली कल्चर और रिलीजन, क्या हुआ, प्रणब दा को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इनका, शेख हसीना का। ये पंडारा रोड का एक बंगला दिया गया इनको, उसमें ये 1975 से 1981 तक रही। समझ गया आप? जी जी जी। तो ये है तो इस, लेकिन अब कौल है हमारे बुजुर्गों का कि किसी ने आके कहा हजरत अली से कि भाई फला तुम्हारी बुराई बहुत कर रहा था, तो उन्होंने घूम के कहा कि मैंने तो उसमें कोई मेहरबानी नहीं की, कभी नहीं की। यानी मेहरबानी करना, और खासकर स्टेट्स के बीच में, कि आपने अगर मदद की तो वो इमदाद जो आपने दी वो साइकोलॉजिकली उस नेशन का के ऊपर एक बोझ बन जाता है, और वो आपका किया हुआ जो था वो कभी कभी इन रिश्तों में बूमरैंग करता है। यानी फायदा एक पर्सनल रिश्ता में शेख हसीना से है, लेकिन अगर आप CAA करेंगे और ये सिटीजन्स एक्ट को अमेंड करेंगे ऐसे कि सब आ जाएं और मुसलमान ना आ पाए, तो उसका रिएक्शन उधर होगा और वो शेख हसीना को झेलना पड़ेगा। शेख हसीना उसको कैसे झेलेगी? वो भी आफ्टर ऑल, देखिए उनको आपसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है, और उनको फिर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को महफूज रखने के लिए वो अकोमोडेट करेंगी बहुत से फोर्सेस को। उनमें से एक है चाइनीज, वहां पे बहुत मजबूत चाइनीज लॉबी है। तो इस तरह की हरकत से वो चाइनीज लॉबी मजबूत होती है। ये चाइनीज लॉबी वहां कैसे आई, ये भी एक अजीब किस्सा है। 1971 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक चीज थी कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी पाकिस्तान की को न्यूट्रलाइज करती थी दुनिया भर में, यह डिप्लोमेसी का काम था। 71 में एक अजीब वाकया हो गया, यानी हिंदुस्तान जो कि बिल्कुल जिसको हाइफनेट कर रखा था वेस्ट ने पाकिस्तान के साथ, वो एकदम पॉलिटिकल जियोग्राफी बदल गई। यानी हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क हो गया और चारों तरफ छोटे मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब के सब। तो इनकी एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए हिंदुस्तान को मैनेज करने के लिए जो शेख मुजीब के बिल्कुल बरक्स आए थे बांग्लादेश में, जियाउर रहमान ने फ्लोट किया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मकसद उसका एक तो इक्तिसादी था, इकोनॉमिक था। पॉलिटिकल मकसद ये था कि भाई हिंदुस्तान के एक नए इवॉल्व जो है इसको, इस पावर को मैनेज करना। वो मैनेज कैसे करेंगे? तो सब ये छोटे ममालिक सबकी जेब में इन्होंने एक चाइनीज कार्ड दिखाना शुरू कर दिया। सबकी जेब में एक चाइनीज कार्ड था। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1977 में फॉरेन मिनिस्टर बने, इस बात को समझा और 79 में वो चीन गए। सिर्फ इसीलिए, एक उसका मकसद ये था कि भाई चाइनीज से रिश्तों में थॉ हो, बढ़े,
तो शायद ये जो कार्ड्स हैं ये किसी हद तक डाइल्यूट हों। इत्तेफाक से वो विजिट बहुत ही डिजास्टर्स रही। उसके बाद राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल जी, उनके जमाने में रिश्ता ऊपर नीचे रहा। अब जाके क्या हुआ, आपने हमारे हम सरकार ने विभाजन कर दिया कश्मीर का। लद्दाख एक बहुत हाई प्रोफाइल में आ गया। लद्दाख चीन का, उसमें वहां पे ईस्टर्न लद्दाख को वो छोड़ेंगे नहीं। एक तो ये पॉइंट खड़ा हो गया। उधर अफगानिस्तान में तालिबान बरसरे इख्तिदार आ गए। इधर थोड़े से कुछ टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई कश्मीर में। इसी बीच में जब ये सब एक हुल्लड़ और हंगामा हो रहा था, तो ये एक फायर बॉल जिसे कहते हैं, एक फायर बॉल जो कि बढ़ता चला जाता है, बांग्लादेश में आ गया। मैं सर यही समझना चाहता हूं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हुआ, इसके सियासी क्या मानी है, सियासी फायदा किसको है, कौन है जो ये सब करा रहा है, क्या हो सकता है आपके लिए? देखिए, सियासी जाहिर है वो फोर्सेज हैं और जो कि शेख हसीना के खिलाफ हैं। शेख हसीना की छवि जो है कि हम लोगों से उनकी, मैंने आपको बता ही दिया तारीख उनकी, लिहाजा वो, हालांकि वो किसी हद तक वो मोहतात हैं और पीछे हटी हैं, और वहां बहुत से फोर्सेज हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन एक बहुत, मसलन फौज, जितने असलहे उनके बेपनाह चीन से आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सेक्टर चीन। तो ये एक तो इंटरनेशनल सतह पे ये एक झगड़ा चल रहा है। उसमें चीन बहुत आगे है कुछ मामलों में, फौज के मामले में खास करके। और वो शेख खालिदा जिया, जब जियाउर रहमान का इंतकाल हो गया तो उनकी बेवा खालिदा जिया वो बन गई। तो अब ये दो खवातीन में रकावतें हैं। तो शेख जिया, खालिदा जिया चाहती हैं, अच्छा उधर जमात इस्लामी वगैरह कुछ इस्लामिक तंजीमें जो हैं, जो कि पुराने पाकिस्तान यानी इस्लामिक छवि, इस्लामिक इमेज बांग्लादेश की ज्यादा हो बनिस्बत उसकी जिसका कि मैंने बहुत ही शायराना तौर से आपके सामने बयान कर दिया वो। तो ये एक झगड़ा वहां चल रहा है। और उसका पॉलिटिकल डायमेंशन इंटरनल ये है कि शेख हसीना हटें और दूसरी कुव्वतें आए, दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट आगे बढ़ें, और उसका रीजनल फॉल आउट ये होगा कि ये असम है। अब देखिए त्रिपुरा में शुरू हो गई रिएक्शन, तो त्रिपुरा में रिएक्शन अगर होने लगा तो उसका पॉलिटिकल ये है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार जो त्रिपुरा में आई है वो बहुत जल्दी अनपॉपुलर होने लगी और सीपीएम की छवि कुछ बढ़ने लगी। तो अब ये हुआ कि अगर वहां ये फिर पैदा कर दो एक खलिश और पोलराइजेशन, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। अब वही होगा आसाम में। तो और अभी यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं फरवरी और मार्च में। अब लेकिन हो सकता है कि पोलराइजेशन ऐसा भयानक न हो, भाई खुदा करे ना हो, क्योंकि होगा तो बड़ा भयानक होगा। अच्छा और अच्छा सर, अच्छा इसमें इसमें ये बताइए कि जो शेख हसीना ने भारत को भी एक तरह से कुछ बातें कही, जिसमें कहा कि आप होशियार रहिए, आपके यहाँ कुछ होता है तो हमारे यहाँ असर होता है, तो वो उसे और यहाँ अक्सर जो कम्युनल वाकयात हो रहे हैं मुसलसल, शायद उसकी तरफ भी कोई इशारा है। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक हिंदुस्तान का यहाँ नहीं, दोस्त होने के साथ साथ वो हिंदुस्तान को एक तरह से नसीहत भी वो कर रहे नहीं वो इसलिए कह रही हैं कि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो गया है, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। ये सीएए के मामले में भी उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन वो किसी तरह से उसको बर्दाश्त कर ले गई। जो हमारे इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं शेखला साहब, ये यहाँ से पहले बांग्लादेश में हाई कमिश्नर थे, बहुत ही मोहतात अच्छे हैं और इनके रिश्ते और रसूख बांग्लादेश में बहुत अच्छे हैं। और शेख हसीना के पूरा अमले से अच्छे हैं। अभी हाल में ये वहां गए भी थे। तो वो एक, लेकिन बहुत देर तक ये चल नहीं पाएगी बात।
कि लीपापोती से बात नहीं चलेगी, पॉलिटिकल डायनामिक्स दूसरी चीज होती है। अब पॉलिटिकल डायनामिक्स वहां की इस वक्त ये कह रही हैं कि शेख हसीना के वॉच पे इतना बड़ा बहरान हो गया। देखिए वहां 20 मिलियन थे, मेरे ख्याल में अब कोई 15-17 मिलियन हिंदू हैं बांग्लादेश। कम तादाद नहीं होती, बड़े बड़े यूरोप के मुल्कों में नहीं इतनी पॉपुलेशन है। लेकिन वो अब उनका सहम जाना, उनको पोलराइज कर देना, ये बहुत ही बुरी बात होगी, बहुत। और उसका जाहिर है असर इधर होगा, उसका जाहिर असर हिंदुस्तान पे होगा, क्योंकि बॉर्डर मिले हुए हैं। यानी इतने मिले हुए हैं कि जब लोगों को पाकिस्तान का वीजा तब नहीं मिलता था, तो वो बांग्लादेश की तरफ, आसाम की तरफ जाके एक चीज चली थी, उसको कहते थे गर्दनिया पासपोर्ट। गर्दनिया पासपोर्ट ये कैसे था, वो कैसे होता, इधर का एक टाउट, उसने आपसे कुछ पैसे लिए और उधर के टाउट से वो मिला हुआ है। उसने दाएं बाएं देखा और जब कुछ कोई नहीं देख रहा तो आपको गर्दन पे हाथ रख के यूं धक्का दिया और आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान में हो गए। इस तरह से बहुत से लोग उन दिनों में बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। जब गए तो कुछ में पसंद नहीं आया, 20,000 वापस आए तो यहाँ परमिट सिस्टम बना तो बांग्लादेश के लिए नहीं बना, क्योंकि वहां 20 मिलियन थे। अगर वो सब रुक जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखिए सारा घिचपिच जो है, ये कहीं ना कहीं जाके 1947 की हड़बोंग में जल्दी उजलत में जो किया गया, वो बकौल उसके यौन एलिया के हासिले कुन है, ये जहान खराब। कुन हो जा, हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। जी जी जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात। और 47 के बाद में जिस तरह से आपने बताया कि लोग वापस भी आए पाकिस्तान से, जिन्हें वहां पसंद, 20,000 आए, उसके बाद परमिट लगाया गया। क्योंकि यहाँ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अरे भाई ये तो क्या हो रहा है, फिर परमिट सिस्टम बना। उन्होंने कहा था आप तो 10,000 परमिट दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ एक दफा हो गया है, इनको आने न दो। ये था यहाँ पे कांग्रेस के अंदर मूड 1948 में, ये 48 की बात है, 19 जुलाई 1948 में परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ तो कर दिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसलिए नहीं किया कि कहीं वहां जो 20 मिलियन पॉपुलेशन हिंदू की है, और सवाल यह है कि हिंदू वहां क्यों रह गया, इसलिए कि वो उस कल्चर का हिस्सा था जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहते थे, और इस वक्त उसको तोड़ा जा रहा है। ये जो मुहिम है, ये जो रायट्स हैं, उनके मंदिरों पे जो अटैक हो रहा है, ये क्या है, ये उनके बीच में खाई पैदा करना। अगर वो खाई पैदा होगी तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी होगा, उसका असर आसपास के तमाम ममालिक पे होगा। इसका मकसद ये है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि पार्टीशन कैसे हुआ, बांग्लादेश कैसे बना, और फिर ये किस तरह से भारत से मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे वो वापस आए बाकायदा। एक बड़ी तादाद तो यहाँ रुकी, जो गए थे उनमें से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, बहुत बड़ी तादाद में आए। तो बहरहाल आपके तजुर्बात, आपके मुशाहिदात से हमें हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।